नमस्कार साथियों, मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और मेरा अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ईसीएफ की परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले मेरा लोअर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में भी चयन हो चुका है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाएं हैं, जैसे आगामी जो जिस परीक्षा का मेंस होने वाला है, जैसे वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा है या लोअर पीसीएस है, इसके साथ साथ सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अपर निजी सचिव की जो परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं में हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय होता है और हिंदी विषय के अंतर्गत पत्र लेखन एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। उसके अंतर्गत पत्र लेखन को लेकर प्रारंभ में जब हम मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उसको लेकर तरह तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं कि पत्र लेखन होता क्या है, एक बेहतर पत्र लेखन किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और पत्र लेखन में हम जो भाषा शैली अपनाते हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या दिक्कतें हमें आती हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं को हम इसमें शामिल करते हुए पत्र लेखन पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है हिंदी विषय के अंतर्गत। तो इसमें जो हमने शामिल किया है हिंदी आलेखन ऑब्लिक पत्र लेखन की रणनीति, यानी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हिंदी ड्राफ्टिंग की। तो इसमें सबसे पहले हमने ये शामिल किया है कि किन परीक्षाओं हेतु ये हिंदी आलेखन उपयोगी है। दूसरा है पत्र लेखन आखिर क्या है, पत्र क्या होता है, पत्र को लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या क्या चीज़ों का उसमें ध्यान होना चाहिए। और कोई एक उदाहरण हम लेंगे, जैसे इसमें हम शासकीय पत्र का उदाहरण देंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे कि शासकीय पत्र होता क्या है, शासकीय पत्र जो है उसकी विशेषताएं क्या होती है, शासकीय पत्र का प्रयोग कहाँ पर होता है और शासकीय पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, उसका हम एक एग्जाम्पल देंगे। तो ये सारे हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और साथ साथ इसमें हम ये बताएंगे कि हिंदी आलेखन को लेकर तैयारी हेतु हमारे लिए कौन सी पुस्तकें उपयोगी हो सकती हैं। और लास्ट इसमें आएगा सुझाव और सावधानियां कि पत्र लेखन करते वक्त हमें किन किन बातों का हमें मुख्य परीक्षा में एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि किन किन परीक्षाओं हेतु पत्र लेखन उपयोगी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा, यानी एफआरओ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। इसके अलावा लोअर पीसीएस, सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं या जो अपर निजी सचिव होते हैं, तो अपर निजी सचिव की जो परीक्षा होती है उसमें भी पत्र लेखन उपयोगी होता है। इसके साथ साथ अपर पीसीएस ऑब्लिक एसीएफ परीक्षाओं में भी इसका योगदान होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम जैसे एफआरओ में देखते हैं, एफआरओ का जो सिलेबस है, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, तार,
विज्ञप्ति, तार, टेलीग्राम, तो ये 6 टॉपिक जो है हिंदी आलेखन के अंतर्गत वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा में शामिल किए गए। शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर या जिसे हम डीओ कहते हैं, सर्कुलर, परिपत्र, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, तार। तो ये 6 पत्र जो है वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं लोअर पीसीएस में। लोअर पीसीएस में उपरोक्त 4, एक तो शासकीय पत्र और दूसरा अर्धशासकीय पत्र, तीसरा परिपत्र और चौथा कार्यालय आदेश, यानी जो पत्र संख्या 1 से लेकर ये जो 4 पत्र हैं ये लोअर पीसीएस की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी। तो कुल मिलाकर लोअर पीसीएस की परीक्षा में 9 प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं। 4 तो ये हो गए शासक, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, टेंडर या ये प्रेस रिलीज, जो लोक सेवा के जब आप विज्ञापन देखते होंगे तो उनके साथ साथ विज्ञप्ति निकलती है कि ये परीक्षा की जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है इतने तारीख तक है, उसमें फीस जमा करने की तिथि इतने तारीख तक है। तो प्रेस रिलीज होती है जो सार्वजनिक महत्व की सूचना होती है, जिसे व्यापक स्तर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। निविदा, टेंडर जो लोक निर्माण विभाग या वन विभाग के माध्यम से अखबारों में आप पढ़ते हैं निकाली जाती है। सूचना, जैसे विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाता है तो उसमें भी इस सूचना निकाली जाती है विधानसभा सचिव के माध्यम से कि उत्तराखंड की 4th विधानसभा के वर्ष 5 के अंतिम सत्र का ये जो सत्र आरंभ है इतने तारीख से प्रारंभ किया जा रहा है, तो सूचना आती। बाकी टिप्पणी सचिवालय में जैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग में इसका प्रयोग होता है, नोटिंग में विशेष तौर पर। तो ये 8 विषय लोअर पीसीएस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आते हैं आरओ, एआरओ और एपीएस, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी जो सचिवालय और लोक सेवा आयोग में आरओ, एआरओ और एपीएस के पद होते हैं, उनके लिए जो पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती है वो लगभग इन्हीं में से पूछे जाते हैं। लगभग ये 6-7 टॉपिक इन्हीं में से है, इनसे बाहर नहीं है। और अगर हम पीसीएस और एसीएफ यानी सहायक वन संरक्षक परीक्षा में देखें तो इनमें से ये लगभग यही, और साथ साथ इन 2 में जो शामिल किया जाता है वो अनुस्मारक यानी रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर इसमें पूछा जाता है। अब अगर हम ध्यान दें कि इन परीक्षाओं में जो ये प्रश्न पूछा जाता है वो कितने कितने अंक का पूछा जाता है। जैसे हम ये एफआरओ की परीक्षा में देखें तो इसमें एक प्रश्न होता है 2 भाग में, एक प्रश्न जो है 2 भाग में होता है और 10 अंक का होता है। तो 20 अंक के एक प्रश्न के 2 पार्ट हो गए। 20 अंक का जो है एफआरओ में पूछा जाता है। लोअर पीसीएस में अगर हम देखें तो लोअर पीसीएस में 50 अंक का एक सवाल आता है, यानी लोअर पीसीएस में जो हिंदी और निबंध उस पेपर का नाम है वो कुल 200 अंक का होता है। तो 200 अंक में से 25% अंक अकेले पत्र लेखन के होते हैं। इस दृष्टि से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्र लेखन इस परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण है। तो ये 50 अंक का प्रश्न होता है, कब वो 2 या 3 भागों में पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें हम देखें तो इसमें भी लगभग 45
अगर हम ARO में देखें जो सहायक ये सचिवालय लोक सेवा आयोग के लिए होता है, तो उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है 45 अंक के प्रश्न लगभग इसमें पूछे जाते हैं। 2 या 3 पार्ट में वो होता है। अगर हम PCS और ACF में हम देखें तो ये टॉपिक भी इसमें समाहित है, साथ साथ अनुस्मारक। तो लगभग PCS में 20 अंक का पूछा जाता है और ACF में 8-8 अंक के 2 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए पत्र लेखन कितना महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा पहला विषय कि किन किन परीक्षाओं हेतु पत्र लेखन उपयोगी है। अब इसमें हम देखते हैं कि तैयारी हेतु कौन सी पुस्तकें हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो इसके लिए जो हमारे लिए उपयोगी पुस्तकें हैं, संक्षेपण एवं पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पत्र लेखन, ये आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित की जाती है। आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद। दूसरी समसामयिक घटना चक्र की होती है या समसामयिक घटना चक्र प्रकाशन की होती है, जिसका नाम है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। यह है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये 2 इसके लिए सफिशिएंट बुक्स है। इसके अलावा किसी तीसरी बुक्स पर डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफिशिएंट कंटेंट इन 2 बुक्स में उपलब्ध हो जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, पत्र लेखन क्या है। अब बात हम इस बिंदु पर पत्र लेखन पर। तो जाहिर सी बात है 2 शब्द इसमें, एक है पत्र, दूसरा है लेखन, या हम कहते हैं पत्र आलेखन या हिंदी आलेखन। या कभी कभी प्रारूपण भी लिखा रहता है। जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। पत्र धन लेखन यानी सरकारी विभागों में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जो पत्र भेजे जाते हैं उनको उनकी लेखने की, हमारी जो सरकारी विभागों में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु या निर्णय के आदान प्रदान हेतु या जो आदेश भेजे जाते हैं उनके लिए जो व्यवहार में संप्रेषण का जो माध्यम होता है उसे हम पत्र कहते हैं। और उस पत्र को किस तरह से लिखा जाना चाहिए वो सारा हमारा हिंदी आलेखन के अंतर्गत आता है। एक शब्द इसमें प्रारूपण है, ड्राफ्टिंग, यानी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले उसका जो कच्चा मसौदा होता है, पत्र को अंतिम रूप देने से पहले पत्र का जो कच्चा मसौदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। जब कच्चा मसौदा होता है, जब हम उसको फाइनली तैयार कर लेते हैं तब वह क्या कहलाता है, आलेख। आलेख्या, जिसे हम आलेख्य भी कहते हैं। तो सरकारी विभागों में इसका इस्तेमाल होता है। जो संघ सरकार या केंद्र राज्य सरकार या जो संवैधानिक संस्थान है जैसे राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या PSU हैं गवर्नमेंट के, तो उनमें पत्राचार का एक माध्यम होता है। तो उनमें सारे पत्र जो इस्तेमाल होते हैं उनको किस तरीके से लिखना चाहिए, उनको लिखने की रणनीति क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पत्र लेखन के अंतर्गत पढ़ते हैं।
अब इसमें दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि पत्रों का महत्व क्या है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है सरकारी विभागों में पत्रों की। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम, यानी जो हम अपनी सूचना भेजते हैं उसको सूचना को अभिव्यक्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम पत्र होता है। हम स्पीच देंगे तो स्पीच देते वक्त हम अपनी बात से कभी चाहे अनचाहे इधर उधर भटक जाते हैं, और अगर हम रिटन फॉर्मेट में अपनी बात को रखते हैं तो रिटन फॉर्मेट में वो बात दूर तक जाती है और उसके कोर कैरेक्टर होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। अगर हम 100 लोगों को भेजे, 200 लोगों को भेजे, हजारों लोगों को भेजे तो पत्र का मूल चरित्र वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अगर हम मौखिक रूप से अपनी बात को कहें तो उसमें धीरे धीरे हम एक व्यक्ति से कहें, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से कहेगा तो धीरे धीरे जो मूल बात होती है उसमें थोड़ा विचलन आ जाता है और बात में अनावश्यक तथ्य उसमें शामिल हो जाते हैं। साथ साथ लेखक और पाठक के बीच निकटता, लेखक व पाठक के बीच निकटता, जो लिखने वाला होता है और पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उनके बीच बात का संप्रेषण होता है और उनके बीच लेखक जो है पाठक को अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकता है, तो उनके बीच में एक प्रकार की निकटता आ जाती है। साथ साथ इसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप, लेखक का जो व्यक्तित्व होता है उसके जो विचार होते हैं उन विचारों को अभिव्यक्त वो पत्र के माध्यम से करता है। उसके व्यक्तित्व की एक प्रकार की जो छाप होती है उस पत्र पर पड़ती है और वो पत्र के माध्यम से पाठक समझ जाता है कि लेखक ने अपनी बात में लेखक क्या कहना चाह रहा है, अपनी बात को समझाने में लेखक कितना सफल हो पाया है, वो पाठक की समझ पर निर्भर करता है। और चौथी बात जो इसमें हम कह सकते हैं, सरकारी कार्यालयों में संप्रेषण का माध्यम, यानी जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये 3-4 बातें आ गई जो पत्रों का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो सरकारी सेवाओं में या सरकारी कार्यालयों में इनका प्रयोग होता है। कल के दिन आप लोग अगर सरकारी सेवाओं में जाते हैं, सरकारी कार्यालयों में कार्य करते हैं तो वहाँ पर इन्हीं के माध्यम से हमारे जो रूटीन के कार्य हैं, दैनिक जीवन के कार्य हैं, वही संपन्न होते हैं। मौखिक चीज़ों का वहाँ कोई महत्व नहीं होता है, जो रिटर्न चीज़ें हैं वही सर्वोपरि होती है। अगला इसमें जैसे पत्र की विशेषताएं, यानी इस पत्र के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें सरलता, यानी पत्र की जो भाषा होनी चाहिए, पत्र का जो कंटेंट होना चाहिए वो सरल और सुबोध होना चाहिए, इजी भाषा में होना चाहिए, आसानी से पाठक को समझ आ जाना चाहिए। तो पहली विशेषता ये है। दूसरी है संक्षिप्तता, यानी वो संक्षिप्त, संतुलित और सारगर्भित भाषा में ही पत्र होना चाहिए। उसमें पत्र ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात न छूटे और कोई भी अनावश्यक बात पत्र में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज दूसरा इसका कैरेक्टर है, संक्षिप्तता। तीसरा इसमें है भाषा शैली, यानी जो हमारी राजभाषा है, राजभाषा यानी हिंदी,
राजभाषा हिंदी के ही शब्दों का, जो विशेष तौर पर जैसे पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द होते हैं, जो एक सवाल आता ही इन परीक्षाओं में, तो पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों का ही इसमें इस्तेमाल होना चाहिए और राजभाषा हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। देशज भाषा या उर्दू भाषा के शब्दों से हमें बचना चाहिए। जो उर्दू और हिंदी के शब्द हैं, हमारी दैनिक जीवन में जो बोली जाने वाली भाषा है हिंदुस्तानी में प्रयोग होते हैं, लेकिन जो हमारे पत्र होते हैं उनमें राजभाषा हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और जो राजभाषा हिंदी है हमारी, वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, तो इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे कार्यालय का शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो कार्यालय के लिए जैसे दफ्तर भी कहते हैं हम, तो इस प्रकार के दफ्तर शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कार्यालय शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। या जटिल है तो जटिल शब्द का कहीं इस्तेमाल हुआ तो उसके लिए उटपटांग या अटपटा जैसे देशज शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला इसमें आता है कि एक पत्र लेखन वक्त हमें पत्र लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देने योग्य बातें। तो इसमें आता है जैसे प्रवाहपूर्ण भाषा, हमारी जो भाषा होनी चाहिए वो प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। यानी अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं उसके साथ अगला सेंटेंस लिखते हैं तो दोनों सेंटेंस का आपस में लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब पहला सेंटेंस हमने कुछ अलग लिखा और दूसरा सेंटेंस कुछ अलग लिखा, यानी दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस से लिंक होना चाहिए और तीसरा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए भाषा में। दूसरा इसमें आता है स्पष्ट व प्रभावी भाषा, स्पष्ट व प्रभावी भाषा, क्लियर कट लैंग्वेज हमारी इसमें होनी चाहिए। कोई संदिग्ध भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर पत्र लिखने वाले को सही समझ है तभी वो अपनी बात को पाठक को सही तरह से पहुंचा सकता है। अगर हमारा खुद ही पत्र को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो हम स्पष्ट रूप से अपनी बात को पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारी भाषा शैली क्या होनी चाहिए, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। तीसरा इसमें अलंकार व आडंबरपूर्ण विशेषणों से हमें बचना चाहिए। अलंकारिक भाषा होती, आडंबरपूर्ण भाषा होती है, तो उसका इस्तेमाल सरकारी पत्रों में नहीं होना चाहिए। जैसे हम कभी लिखते हैं कि भारत को अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियों से 15 अगस्त सन 1947 को मुक्ति मिली, तो इस प्रकार की बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं होनी चाहिए। या भारत सरकार की स्मार्ट सिटी स्कीम का हम पत्र में उल्लेख करते हैं कि भारत सरकार की जो स्मार्ट सिटी स्कीम है उसने जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मूलभूत बदलाव ला दिया है। जो हमारी शहरी आबादी है वो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुकी है, जो झुग्गी बस्तियां हैं वो खत्म हो चुकी है बाजारों ये शहरों से, और जो शहर एकदम साफ सुथरे हो चुके हैं। तो इस प्रकार की जो अलंकारिक भाषा है उससे हमें बचना चाहिए और जो वास्तविक तथ्यपरक बात है उसी बात को हमें पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहिए। अगला है इसमें, या हम इधर लिख लेते हैं, स्वच्छता व आकार, यानी राइटिंग से लेखन कौशल हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए और आकार भी उसका ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। अगर साफ सुथरे हमने लिखा हुआ है, साफ सुथरे अक्षर लिखे हुए हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी और कंटेंट ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, तो उसको समझने में भी आसानी होगी। तो उसके स्वच्छता और आकार को लेकर भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
साथ साथ इसमें संतुलित व संयत भाषा का ही इस्तेमाल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के बढ़ा चढ़ाकर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शायद हमारा किन किन परीक्षाओं हेतु ये उपयोगी है या तैयारी हेतु पुस्तकें या पत्र लेखन क्या है, ये 2 से 3 भाग हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम आते हैं कोई एक उदाहरण। तो जो हम उदाहरण देखेंगे वो है शासकीय पत्र, या जिसे हम कहते हैं सरकारी पत्र। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सारे जो कार्यालय ज्ञाप होता है, कार्यालय आदेश होता है, अर्धशासकीय पत्र होता है, अनुस्मारक होता है, तार होता है, ये सारे सरकारी ही पत्र हैं। लेकिन जो ये शासकीय पत्र है इसको भी सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, जो ये शासकीय पत्र है इसको भी सरकारी पत्र कहा जाता है। यानी इस सेंस में जैसे हम कहते हैं कि राज्य, तो राज्य का तात्पर्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान है। और एक अर्थ में जब हम संविधान और राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं तो राज्य का अर्थ भारत से भी है। तो इस चीज को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरकारी पत्र शासकीय पत्र को भी कहा जाता है और इन सब के लिए भी सरकारी पत्र शब्द का प्रयोग होता है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि शासकीय पत्र क्या होता है। तो संघ सरकार या केंद्र सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार, यूपीएससी या स्टेट पीएससी होते हैं, या भारत सरकार के पीएसयू हैं, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, इनके मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला पत्र शासकीय पत्र भी है। कौन कौन से? संघ सरकार, राज्य सरकार, या जो संवैधानिक संस्थान है जैसे यूपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, या सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या सूचना ये राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, या इसके अलावा जो भारत सरकार के पीएसयू हैं, मंत्रालय हैं, विभाग है, कार्यालय है, इनमें सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो पत्र है वो शासकीय पत्र या सरकारी पत्र ही है। और यह जैसे हमने बताया कि सर्वाधिक रूप से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त। कानूनी साक्ष्य और प्रमाण के रूप में भी इस पत्र को प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कोर्ट में कभी कोई केस होता है तो वहां पर जो है साक्ष्य के रूप में इस पत्र को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विधि का शासन होता है, इस दृष्टि से शासकीय पत्र की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए इस पत्र के लेखन में प्रशिक्षण और कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण और कुशलता, और कुशलता तभी आएगी जब हम निरंतर रूप से इन पत्रों का, ये पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे, तभी जाकर जो है इन पत्रों के लेखन में कुशलता आएगी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पत्र की आखिर विशेषताएं क्या है। जो सरकारी पत्र है या ये शासकीय पत्र है उसकी विशेषताएं क्या है। तो जैसे हमने पत्र लेखन की विशेषता में बताया था, संक्षिप्त व सारगर्भित भाषा होनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटे ना और अनावश्यक बात इसमें शामिल
न हो, तो ये संक्षिप्त और संतुलित होने चाहिए। दूसरा इसमें पूर्णतया औपचारिक, फॉर्मल, इसमें व्यक्तिगत परिचय का कोई विवरण नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत परिचय का इसमें अभाव रहता है। ओनली जो सरकारी बात है, उसी जो सरकारी या प्रशासनिक विषय है उसी विषय पर हमें पत्र में फोकस रहना चाहिए। व्यक्तिगत विवरण का इसमें कोई उल्लेख नहीं करना है। सरकार की नीति निर्णय सूचना आदेश, इन्हीं चीजों का, सरकार की नीति निर्णय सूचना आदेश आदि बातों का ही सरकारी पत्र में उल्लेख होना चाहिए। अनावश्यक बातों का इसमें कोई उल्लेख नहीं होता है। तो सरकारी पत्र में तर्क व्यक्तिगत बात न होकर केवल तर्कपूर्ण और विधि संगत या तथ्यपरक बात ही हो सकती है। और जो शासकीय पत्र होते हैं वो जैसे शासन के संदर्भ में हम देखें तो चीफ सेक्रेटरी राज्य सरकारों में, या सेक्रेटरी होते हैं सचिव, या एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं यानी अपर सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव, और अंडर सेक्रेटरी यानी अनुसचिव के स्तर पर ही ये जारी किए जाते हैं। और शासकीय पत्र में जब हम विषय वस्तु लिखते हैं तो विषय वस्तु को पैरा में लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं विषय वस्तु को हम परिच्छेद या प्रस्तर यानी पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसे पहला पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद अगर हम दूसरे पैराग्राफ में अपनी बात लिखते हैं तो 2 क्रमांक डाला जाता है, तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं तो 3 क्रमांक डाला जाता है। इस प्रकार से जितने पैराग्राफ होंगे उतना क्रमांक डाला जाता है। पहले पैराग्राफ में कोई क्रमांक नहीं डाला जाता है। ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है।